फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेनिफिशियल ओनरशिप इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनरशिप है क्या। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA एंड इट्स रूल्स, बेनिफिशियल ओनरशिप रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग द नेचुरल पर्सन्स हु अल्टीमेटली ओन्स, कंट्रोल्स और बेनिफिट्स फ्रॉम अ क्लाइंट एंटिटी। अच्छा, मतलब PMLA और उसके रूल्स के हिसाब से बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब है उस असली व्यक्ति या व्यक्तियों को पहचानना जो किसी क्लाइंट एंटिटी के असली मालिक हैं, उसे कंट्रोल करते हैं या उससे फायदा उठाते हैं। तो मतलब जो पर्दे के पीछे है उसे सामने लाना। Exactly. It ensures transparency in ownership structures, especially where companies, trusts or layered entities are involved. तो ये ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है, खास तौर पर जहां कंपनीज, ट्रस्ट्स या फिर वो लेयर वाली एंटिटीज होती है ना, वो शामिल हो। राइट। और ये जिम्मेदारी किसकी है पहचानने की? ये जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग एंटिटीज की। रिपोर्टिंग एंटिटीज लाइक बैंक्स, NBFCs, intermediaries, crypto platforms must verify and record these individuals to prevent money laundering and misuse of complex structures. ओके, तो बैंक्स, NBFCs, इंटरमीडियरीज और हाँ, अब तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी, इन सब को, इन व्यक्तियों को वेरीफाई और रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का गलत इस्तेमाल है वो रोका जा ना सके। बिल्कुल। और इसी को लेकर सरकार भी काफी सख्त हुई है। The Ministry of Finance tightened thresholds in 2023 to make identification strict. अच्छा, 2023 में? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2023 में इन थ्रेशोल्ड्स को और भी सख्त कर दिया था ताकि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये और स्ट्रिक्ट हो जाए। तो अब जो करंट लिमिट्स हैं वो क्या हैं? Currently applicable limits are explained below. तो जो लिमिट्स अभी लागू होती हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनीज की बात करते हैं। हाँ, तो एक कंपनी के केस में BO is the natural person who, whether acting alone or together or through one or more juridical persons, has ownership or entitlement to more than 10% of the shares, capital or profits of the company. 10%? जी, मतलब कंपनी के केस में बेनिफिशियल ओनर वो असली व्यक्ति है जो अकेले या किसी के साथ मिलकर या फिर किसी और कंपनी के जरिए उस कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट्स पर मालिकाना हक रखता है। तो ये जो 10% की लिमिट है ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये 10% की लिमिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। राइट। अब कंपनी के बाद पार्टनरशिप फर्म्स में क्या? पार्टनरशिप फर्म के लिए भी रूल काफी सिमिलर है। BO is the natural person who has ownership of or entitlement to more than 10% of the capital or profits of the partnership or who exercises control through other means. ओके। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में BO वो व्यक्ति है जिसके पास पार्टनरशिप के कैपिटल या प्रॉफिट्स का 10% से ज्यादा का मालिकाना हक है, या फिर जो दूसरे तरीकों से फर्म पर कंट्रोल रखता हो। तो यहाँ भी कंपनी की तरह 10% की लिमिट है कैपिटल या प्रॉफिट्स पर, ये की पॉइंट है। बिल्कुल, यहाँ भी कंपनी की तरह 10% की लिमिट कैपिटल या प्रॉफिट्स पर अप्लाई होती है, ये एक की पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे कुछ क्लब्स या सोसाइटीज। इनके लिए लिमिट थोड़ी अलग है। BO is the natural person who has ownership or entitlement to more than 15% of the property or capital or profits of that entity. ओह, यहाँ 15% है। हाँ, एक unincorporated association या body of individuals के मामले में BO वो व्यक्ति है जिसके पास उस entity की property, capital या profits का 15% से ज्यादा का ownership या entitlement है। तो ये ध्यान रखना होगा, कंपनी और पार्टनरशिप के लिए 10% लेकिन यहाँ 15%। बिल्कुल, नोट कीजिए यहाँ लिमिट 10% से बढ़कर 15% हो गई है। एग्जाम में इस डिफरेंस पर क्वेश्चन आ सकता है। जरूर। और अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट का मामला सबसे ज्यादा डिटेल्ड है। BOH shall include the author of the trust, the trustee, beneficiaries with 10% or more interest in the trust, and any other natural person exercising ultimate effective control through a chain of control or ownership. ओहो, इसमें तो पूरी लिस्ट है। जी,
ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियल ओनर में कौन कौन आएगा? एक तो ट्रस्ट का ऑथर यानी जिसने ट्रस्ट बनाया, दूसरा ट्रस्टी जो इसे मैनेज करता है, ओके। तीसरे वो बेनिफिशरीज जिनका ट्रस्ट में 10% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट है। 10%। हाँ, और आखिर में कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति जो किसी चेन ऑफ कंट्रोल या ओनरशिप के जरिए अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल कर रहा हो। तो मतलब ट्रस्ट के केस में डेफिनेशन सबसे डिटेल्ड है। बिल्कुल, इसमें ऑथर, ट्रस्टी और 10% से ज्यादा इंटरेस्ट वाले बेनिफिशरीज ये सभी आते हैं। और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यस, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए क्रूशियल है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल को यूज करके अपने जेआईआईबी, सीएआईआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स को पास किया है। आपकी मदद करने के लिए हम रेगुलरली अपने YouTube चैनल पर फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सच में सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के चांसेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें और हमारी वेबसाइट nstoolschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। चलिए तो फिर आज के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक नेचुरल पर्सन जिसके पास किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट्स का कितना % ओनरशिप या एंटाइटलमेंट हो कि उसे एक बेनिफिशियल ओनर के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं ए मोर देन 10%, बी मोर देन 20%, सी मोर देन 15%, डी मोर देन 25%। तो यहाँ बात हो रही है एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि रूल्स के अनुसार एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के केस में बेनिफिशियल ओनर वो नेचुरल पर्सन होता है जिसके पास 15% से ज्यादा शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट्स का एंटाइटलमेंट हो। अच्छा, तो ये कंपनीज वाले 10% से अलग है? जी। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। सी मोर देन 15%। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये बताइए। सवाल है, एक पार्टनरशिप फर्म के केस में वो नेचुरल पर्सन जिसके पास 10% से ज्यादा ओनरशिप या एंटाइटलमेंट हो उसे बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, लेकिन ये 10% किस चीज का होना चाहिए? ओके, तो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं ए कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, बी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ओनली, सी एसेट्स ऑफ द फर्म ओनली, डी कैपिटल ऑफ द फर्म ओनली। ये इंटरेस्टिंग है, सिर्फ कैपिटल या सिर्फ प्रॉफिट्स? हाँ, और एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें कैपिटल और प्रॉफिट्स दोनों शामिल हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ कैपिटल या सिर्फ प्रॉफिट्स का एंटाइटलमेंट वो एक अधूरा क्राइटेरिया है। सही। तो मतलब दोनों में से किसी में भी अगर 10% से ज्यादा है तो वो बेनिफिशियल ओनर है। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है। कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियल ओनरशिप की कैटेगरी में किसे इंक्लूड किया जा सकता है जिनका ट्रस्ट में 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट हो? अच्छा, ट्रस्ट्स ये हमेशा थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस ये रहे, ए सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल ओनली, बी ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशरीज, सी बेनिफिशरीज एंड ट्रस्टीज ओनली, डी क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रस्ट। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि एक ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिशियल ओनरशिप का स्कोप काफी वाइड है, मतलब काफी बड़ा है। हाँ, इसमें कई लोग आ सकते हैं। जी, इसमें ट्रस्ट बनाने वाला यानी ऑथर, ट्रस्ट को मैनेज करने वाला यानी ट्रस्टी, और जिन्हें ट्रस्ट से फायदा मिलता है यानी बेनिफिशरीज। एग्जैक्टली। ये सभी शामिल होते हैं, बशर्ते उनका इंटरेस्ट जो है वो निर्धारित थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। राइट। तो इसमें ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशरीज तीनों कवर हो जाते हैं। हाँ। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, बी ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशरीज। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स वाला है। ओके। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स है? पहला है, द टर्म बेनिफिशियल ओनरशिप इज पार्ट ऑफ PML रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेनिफिशियल ओनर्स आर विद रेफरेंस टू नेचुरल पर्संस एंड एंटिटीज। अच्छा, एक मिनट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नेचुरल पर्संस और एंटिटीज दोनों। हाँ। तीसरा है, इन केस ऑफ कंपनीज beneficial ownership criteria is more than 10% of shares, capital or profit. ठीक है। In case of a company, directors can be beneficial owners, but not the shareholders. ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑप्शंस है A 1T, 2T, 3F, 4T, B 1T, 2F, 3T, 4F,
C 1F 2T 3T 4F D 1F 2T 3F 4T। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक एक करके। हाँ, वो बेहतर रहेगा। स्टेटमेंट 1 सही है। बेनिफिशियल ओनरशिप टर्म जो है वो PMLL रूल्स का हिस्सा है। ठीक है, तो पहला ट्रू है। स्टेटमेंट 2 गलत है, और ये इसलिए गलत है क्योंकि बेनिफिशियल ओनर हमेशा एक नेचुरल पर्सन होता है, कोई एंटिटी नहीं। बिल्कुल, ये कोर कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा फॉल्स है। राइट। स्टेटमेंट 3 सही है। कंपनीज के लिए क्राइटेरिया 10% से ज्यादा का है। सही है। तीसरा ट्रू। और स्टेटमेंट 4 वो गलत है क्योंकि शेयर होल्डर्स बेनिफिशियल ओनर हो सकते हैं और अक्सर होते भी हैं। हाँ, ये कहना कि वो नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल गलत है। तो चौथा भी फॉल्स है। तो हमारे पास हुआ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 1T 2F 3T 4F ये करेक्ट आंसर है। जी। बी 1T 2F 3T 4F। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके। क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA और उसके रूल्स के तहत बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। ठीक है। स्टेटमेंट 1 रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक्स और NBFCs को अपने क्लाइंट्स के बेनिफिशियल ओनर को वेरीफाई करना चाहिए। रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक्स और NBFCs को अपने क्लाइंट्स के बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई और वेरीफाई। आगे। स्टेटमेंट 3 रिपोर्टिंग एंटिटीज को बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसे पीरियोडिकली अपडेट करना जरूरी है। और स्टेटमेंट 4 PMLA रूल्स के तहत बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी CICs को रिपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, तो सवाल यह है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस हैं A 1, 2 and 3 ओनली, B 2, 3 and 4 ओनली, C 1, 3 and 4 ओनली, D 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखें तो पहले 3 स्टेटमेंट्स तो PMLA कंप्लायंस का कोर हिस्सा है। हाँ, आइडेंटिफाई, वेरीफाई और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये तो बेसिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट है। हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स को CICs को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, वो क्रेडिट डेटा होता है। सही, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनली मेंटेन की जाती है और जरूरत पड़ने पर रेगुलेटर्स को डिस्क्लोज की जाती है। तो CIC रिपोर्टिंग क्रेडिट एक्सपोजर पर लागू होती है, BO आइडेंटिफिकेशन पर नहीं। बिल्कुल सही। तो मतलब पहले 3 स्टेटमेंट ही सही हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। A 1, 2 and 3 ओनली। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल लगा होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन पे क्लिक करें और इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।